Hello and hi everyone. You're watching JK Civil Services and I am your mentor आशियाना। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे सिख रूल के साथ। इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमने सबसे पहले अर्लियर हिंदू पीरियड हमने पढ़ा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा आया था मेडिवल पीरियड, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने मुग़ल पीरियड पढ़ा था, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। और मुग़ल पीरियड के बाद आता है हमारा सिख रूल। सिख रूल आज हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद रहेगा डोगरा पीरियड। तो आज हम सिख रूल पढ़ेंगे। तो सिख रूल का टाइम पीरियड क्या रहता है, वो कब से कब तक स्टार्ट होता है। सिख रूल का टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 1819 टू 1846 तक। 1819 से लेके 1846 तक सिख जो हैं वो रूल करते हैं कश्मीर पे। अब सिख रूल कैसे आता है, लास्ट हमने पढ़ा था अफ़गान रूल रहा था। इनसे पहले सिख से पहले मुग़ल्स के बाद अफ़गान्स आए थे, अफ़गान रूल रहा था कश्मीर पे। और अफ़गान जो होते हैं, अफ़गान का जो लास्ट अफ़गान रूलर कौन रहते हैं कश्मीर में, जो रूल करते हैं वो होते हैं अयूब शाह। अब अयूब शाह जो होते हैं वो उनका टाइम पीरियड होता है 1819 में। वो जब रूल कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे लास्ट गवर्नर जो होते हैं वो जबर खान होते हैं। ये आपने याद रखना है कि लास्ट अफ़गान रूलर अयूब शाह होते हैं और लास्ट गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं जबर खान। अब लास्ट अयूब शाह जो होते हैं अफ़गान रूलर, इस टाइम उनके टाइम पीरियड पे अब क्या होता है कि रंजीत सिंह जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं कश्मीर पे। कहाँ पे अटैक करते हैं, कश्मीर पे। कौन करते हैं, रंजीत सिंह करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ़तेह मोहम्मद ख़ान जो कि अफ़गान रूलर रह चुके होते हैं। फ़तेह मोहम्मद ख़ान की हेल्प से रंजीत सिंह अटैक करते हैं अफ़गान रूलर अयूब शाह पे और उनको हरा देते हैं वॉर के दौरान, और ख़ुद जो है जीत जाते हैं। तो इसी के साथ अफ़गान रूल जो होता है कश्मीर पर उसका हो जाता है ख़ात्मा। और यहाँ से स्टार्ट होता है रंजीत सिंह का रूल, यानी कि सिख रूल। यहाँ पे रंजीत सिंह अपना रूल स्टार्ट करेंगे, यानी कि सिख रूल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब अगर हम बात करें सिखों की, तो 1716 में क्या होता है, 1716 में जो सिख होते हैं वो लीडरलेस होते हैं। सिख होते हैं लीडरलेस, उनका कोई लीडर नहीं होता, कोई उनको गाइड नहीं करने वाला होता। और अगर हमें किसी भी किंगडम को चलाना होता है, आगे बढ़ाना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई लीडर हो, कोई गाइड करने वाला हो। लेकिन 1716 में जो होते हैं वो सिख जो होते हैं वो लीडरलेस होते हैं। और 1716 में सिख क्या होते हैं, सिख डिवाइड हुए होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और एक रहते हैं तख्त खालसा और दूसरे होते हैं बंदाइज। अब जो तख्त खालसा होते हैं उनमें वो लोग आते हैं पीपल हु वर ऑर्थोडॉक्स, पीपल वो लोग होते हैं जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। और बंदाइज में लिबरल्स आते हैं, बंदाइज में लिबरल्स आते हैं। अब ऑर्थोडॉक्स का क्या होता है, और पीपल हु वर ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं, ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं हु वर रेस्ट्रिक्टेड नॉट रेडी फॉर चेंज, जो मतलब किसी भी चेंज को लाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो जैसा चल रहा होता है वो चाहते हैं कि वैसा ही रहे, कोई चेंज ना आए। लेकिन बिल्कुल इसी के अपोजिट जो होते हैं वो होते हैं बंदाई, लिबरल्स, यानी कि लिबरल्स जो होते हैं वो चेंज के लिए रेडी होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई नया चेंज आए, हम उसको अडॉप्ट करें और आगे खुद को आगे बढ़ाएं। वो लोग ये चाहते हैं। अब ये हो गए 2 पार्ट्स, तख्त खालसा और बंदाइज। अब 1784 में क्या होता है कि एक आते हैं कपूर सिंह फैज़लापुरिया। कपूर सिंह फैज़लापुरिया जो होते हैं उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये सिख जो हैं वो डिवाइड हैं 2 पार्ट्स में, तख्त खालसा और बंदाइज में। और वो चाहते हैं, ही वांट्स कि सिख में यूनिटी हो। वो चाहते हैं सिख्स में क्या हो, यूनिटी हो। वो चाहते हैं कि सिख में कल्चरली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली हर तरह की यूनिटी हो। सिख एक यूनाइटेड रहें सारे। और वो चाहते हैं कि एक दल खालसा हो जिसमें सिख बिल्कुल भी डिवाइड ना हो, जैसे तख्त खालसा, जैसे बंदाई। वो चाहते हैं कि एक दल खालसा हो जिसमें सिखों की यूनिटी हो, और एक दल खालसा हो। और उनकी जो आर्मी हो वो
2 पार्ट्स में डिवाइड हो उनकी आर्मी, एक में आए, एक हो आर्मी ऑफ वेटरन्स यानी कि बुड्ढा दल, और एक हो आर्मी ऑफ यंग यानी कि तरुणा दल। बुड्ढा दल में आते हैं आर्मी ऑफ वेटरन्स और तरुणा दल में आ गई आर्मी ऑफ यंग। अब जो वेटरन्स होते हैं, वेटरन्स वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके होते हैं सर्विस, वो ऑलरेडी प्रोवाइड सर्विस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो लोग होते हैं वेटरन्स जो पहले से ही सर्विस प्रोवाइड कर चुके होते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। और जो रंजीत सिंह होते हैं वो जो है वो इसी दल खालसा से बिलोंग करते हैं। रंजीत सिंह जो होते हैं वो दल खालसा से ही बिलोंग करते हैं। अब एक और चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि जो सिख होते हैं वो उस टाइम पे दे वर डिवाइड इनटू 12 मिज़ल्स। 12 मिज़ल्स में डिवाइड हुए होते हैं यानी कि प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस, मिज़ल्स मीन प्रोविंसेस। 12 मिज़ल्स में डिवाइड हुए होते हैं। और इसमें जो एक मिज़ल होती है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना इस टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मिज़ल इसलिए वो क्यों है वो हम आपको आगे बताएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट मिज़ल है शुक्र चक्या मिज़ल। ये एक मिज़ल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे सिख रूल, जो कि रंजीत सिंह का रूल जब स्टार्ट होता है कश्मीर पे। रंजीत सिंह का रूल स्टार्ट होता है कश्मीर पे 1819 और सिख रूल रहता है 1846 तक। 1819 से 1846 तक जो है सिख रूल रहता है कश्मीर पे। और अब हम बात करेंगे रंजीत सिंह की, कि रंजीत सिंह जो होते हैं ये फ़र्स्ट रूलर होते हैं सिख रूल अपने पीरियड में। ये फ़र्स्ट सिख रूलर होते हैं कश्मीर के। और 2 नवंबर में इनका जो जन्म होता है वो होता है 2 नवंबर 1780 में इनका जन्म होता है। और ये कि इनके बेटे होते हैं, इनके फादर का नाम होता है महान सिंह होता है इनके फादर का नाम, महान सिंह। ये महान सिंह के बेटे होते हैं कौन? रंजीत सिंह। और महान सिंह कौन होते हैं? महान सिंह जो होते हैं वो लीडर होते हैं शुक्र चक्या मिज़ल के। मैंने आपको कहा था ना कि इन मिज़ल्स में से इम्पॉर्टेंट मिज़ल याद रखना है शुक्र चक्या मिज़ल। वो इसलिए याद रखना था क्योंकि जो रंजीत सिंह के फादर जो थे वो इस मिज़ल के शुक्र चक्या मिज़ल के लीडर थे। और जब महान सिंह की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे रंजीत सिंह जो होते हैं वो सिर्फ 12 इयर्स ओल्ड होते हैं, सिर्फ 12 साल के होते हैं रंजीत सिंह। और महान सिंह की डेथ हो जाती है। फिर उनके बाद आती हैं राज कौर। वो कौन होती हैं? मदर ऑफ रंजीत सिंह जो होती हैं राज कौर, उनका नाम होता है, महान सिंह की वाइफ और रंजीत सिंह की मदर। राज कौर होती हैं 12 साल, जब उनकी महान सिंह की डेथ हो जाती है तो राज कौर रंजीत सिंह को पालती हैं, पालन पोषण उनका वही करती हैं। तो 1799 की अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह ने एक्वायर्ड किया होता है लाहौर को फ्रॉम ज़मन शाह से। ज़मन शाह उस टाइम पीरियड पे कौन होते हैं? अफ़गान रूलर होते हैं। अफ़गान रूलर ज़मन शाह से रंजीत सिंह ने लाहौर को एक्वायर्ड किया होता है। कब किया होता है? 1799 में। और उसके बाद अगर हम 1819 की बात करें, जब सिख रूल स्टार्ट होता है तो 1819 में क्या होता है कि कश्मीर जो होता है वो बिकम द पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। कश्मीर जो होता है वो लाहौर दरबार का एक पार्ट बन जाता है। और 1819 टू 1846 तक कश्मीर रिमेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। 1819 में कश्मीर पर सिख अपना कब्ज़ा कर लेते हैं और उनके अंडर आ जाता है कश्मीर। और उस दौरान फ़र्स्ट सिख गवर्नर जो रहते हैं, फ़र्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर में जो फ़र्स्ट सिख गवर्नर रहते हैं रंजीत सिंह के अंडर, वो होते हैं दीवान मोतीराम। अब आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है क्या कौन होते हैं फ़र्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर टाइम पीरियड ऑफ रंजीत सिंह के टाइम पीरियड पे फ़र्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन होते हैं? वो होते हैं दीवान मोतीराम।
अब जो दीवान मोतीराम जैसे अब जो ये रंजीत सिंह होते हैं, ये जो राजा होते थे पहले, तो वो क्या करते थे, अपने आगे लगा लेते थे, लोगों को लगा लेते थे के हर एक काम जो होता था वो डिवाइड कर दिया जाता था, हर एक काम हर एक इंसान को दे दिया जाता था और उनको एक ओहदे भी दिए जाते थे। अब जो होता था, अब इन्होंने भी काम डिवाइड किए हुए थे, जैसे गवर्नर आगे दीवान मोतीराम, और जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन देखता था, सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को कौन लुक आफ्टर करते थे, कोतवाल्स। उन्होंने सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने के लिए कौन रखे हुए थे, कोतवाल्स। उनने कोतवाल्स भी रखे थे और उन्हें थानेदार भी रखे थे, और थानेदार जो थे वो क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे सिटी में। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए उन्होंने कौन अपॉइंट किए हुए थे, थानेदार। सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को कौन लुक आफ्टर करते थे, कोतवाल्स। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करते थे सिटी में, थानेदार। और इन सब में एक इम्पॉर्टेंट रहते थे वज़ीर्स, और वज़ीर्स जो होते थे वो क्या करते थे, अगर उनको कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई भी इम्पॉर्टेंट बात उनसे करनी होती थी, कहनी होती थी, तो डायरेक्ट जाके वो किंग को कहते थे। सिर्फ वज़ीर ही डायरेक्ट कनेक्ट थे किंग के साथ, होते थे किंग के साथ, और वही इम्पॉर्टेंट बात या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई भी इम्पॉर्टेंट फ़ाइल उनको देनी होती थी तो वज़ीर ही पहुंचाते थे। तो रंजीत सिंह ने अपने वज़ीर कौन अपॉइंट किए हुए थे अपने टाइम पीरियड पे, उधो वॉज अपॉइंटेड एज वज़ीर बाय रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने उधो को अपॉइंट किया था, उधो UDHO, उधो को अपॉइंट किया था एज वज़ीर। तो रिलीजियस अगर एडवाइस लेनी होती थी उनको, तो रिलीजियस एडवाइज़र्स रखे हुए थे उन्होंने, और रिलीजियस एडवाइज़र को क्या कहा जाता था, कुल पुरोहित कहा जाता था। अपने टाइम पीरियड पे रिलीजियस एडवाइज़र्स भी उन्होंने अलग से रखे हुए थे, और रिलीजियस एडवाइज़र्स को क्या कहा जाता था, कुल पुरोहित। अब फर्स्ट सिख गवर्नर जो रहते हैं वो कश्मीर के, वो दीवान मोतीराम रहते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नर आते हैं इसमें, मियाँ सिंह। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि ये कर्नल के नाम से भी जाने जाते हैं। मियाँ सिंह, ही वॉज पॉपुलरली नाउन एज कर्नल सिंह, कर्नल, ये कर्नल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब हम बात करें अगर 1830 की, 1830 में जो हरमिंदर साहिब जो होता है, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, पहले हम इसे गोल्डन टेम्पल नहीं कहते थे, पहले हरमिंदर साहिब था। और हरमिंदर साहिब को बिल्ड किन्होंने किया था, हरमिंदर साहिब को बिल्ड किया हुआ था गुरु अर्जन देव ने। और गुरु अर्जन देव जो थे, गुरु अर्जन देव कौन थे, गुरु अर्जन देव थे सिखों के 5th गुरु थे, 5th सिख गुरु थे अर्जन देव। उन्होंने हरमिंदर साहिब को बिल्ड किया था। और हरमिंदर साहिब का नाम गोल्डन टेम्पल कैसे पड़ा, हरमिंदर साहिब का नाम गोल्डन टेम्पल ऐसे पड़ा कि हरमिंदर साहिब जो रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह ने क्या किया था, 1830 में रंजीत सिंह ने जो हरमिंदर साहिब पे जो गोल्डन कोटिंग थी वो चढ़ाई थी उन्होंने, वो गोल्डन कोटिंग की थी उन्होंने हरमिंदर साहिब पे, जिसकी वजह से बाद में हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाने लगा। और वो गोल्डन कोटिंग इन्होंने की थी, रंजीत सिंह ने की थी। कब की थी, 1830 में। जो हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल था वो बिल्ड किन्होंने किया था, अर्जन देव ने, 5th सिख गुरु थे जो। और गोल्डन कोटिंग इन्होंने की थी, रंजीत सिंह ने। और ये टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, ये कहाँ पे है, अमृतसर में। ये हो गया आपको क्लियर। अब हम बात करेंगे 1832 की। तो 1832 में क्या होता है, एक विक्टर जैक माउंट नाम के एक नेचुरलिस्ट होते हैं, वो विज़िट करते हैं कश्मीर में। विक्टर जैक माउंट कौन होते हैं, फ्रेंच नेचुरलिस्ट होते हैं। वो विज़िट करते हैं कश्मीर में वो विज़िट करते हैं बोटानिकल सर्वे को कैरी आउट करने के लिए। क्यों करते हैं वो कश्मीर में विज़िट, बोटानिकल सर्वे को कैरी आउट करने के लिए। अगर हम बात करें 1809 की, तो 25 अप्रैल 1809 में एक ट्रीटी हुई होती है, उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर।
और यही ट्रीटी जो है बाद में रीज़न बनती है फर्स्ट एंग्लो सिख वार की। और वो कैसे बनेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो ट्रीटी है वो किन के बीच हुई है, और ये ट्रीटी जो है उसकी शराइत क्या थी, क्या मकसद था उस ट्रीटी का। अब ये ट्रीटी होती है सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ब्रिटिशर्स उस टाइम पे सिख के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रंजीत सिंह, और ब्रिटिशर्स के चार्ल्स टी मैटकैल्फ होते हैं, चार्ल्स टी मैटकैल्फ। और रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मैटकैल्फ के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है, लेकिन वो बाद में आगे जाके फ़ेल हो जाती है। वो कब फ़ेल होती है वो हम आपको आगे बताएंगे। फ़िलहाल आप ये याद रखें कि ये ट्रीटी होती है इनके बीच में, रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मैटकैल्फ के बीच में। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के दौरान क्या होता है, इस ट्रीटी के दौरान ये शराइत रखी जाती है कि जो सतलुज होता है ना, सतलुज रिवर, तो उसकी जो नॉर्थ साइड होती है वो सिर्फ रंजीत सिंह के अंडर आएगी, और वहाँ पे सिर्फ रंजीत सिंह का एरिया रहेगा, वो संभालेंगे। और साउथ साइड जो होती है वो ब्रिटिशर्स संभालेंगे, सतलुज की साउथ साइड। ब्रिटिशर्स इनको कहते हैं, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स इनको कहते हैं कि आपका साउथ से कोई लेना देना नहीं होगा, और हमारा नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं होगा। आपकी जो नॉर्थ साइड रहेगी और हमारी जो साउथ साइड रहेगी ये। और एक और ट्रीटी होती है 1838 में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट, ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट। आपने याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर पहले वाली 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, और रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मैटकैल्फ के बीच में हुई थी। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी रंजीत सिंह नॉर्थ साइड, रंजीत सिंह की नॉर्थ साइड थी और ब्रिटिशर्स की साउथ साइड। और ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट होती है 1838 में। ये ट्रीटी जो होती है ये 3 लोगों के दरमियान होती है। ये आपने याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट जो होती है वो होती है 1838 में, और ये ट्रीटी जो होती है 3 लोगों के दरमियान होती है। और वो 3 लोग कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, रंजीत सिंह और अफ़गान्स। ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह और अफ़गान्स के दरमियान ये ट्रीटी साइन होती है। और अब हम बात करें अगर 1834 की, तो 1834 में क्या होता है, गिलगित, लद्दाख और बल्तिस्तान के जो एरियाज़ होते हैं वो लाहौर दरबार का एक पार्ट बन जाते हैं, यानी कि कम्स अंडर सिख रूल के अंडर वो आ जाते हैं। और इन जगहों को कौन फतेह करता है, कौन इन पर कब्ज़ा करते हैं, वो करते हैं जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह कौन होते हैं, वो होते हैं कमांडर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के कमांडर होते हैं, और ये इन जगहों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, इन जगहों को फ़तेह करते हैं। और ये जो जगह होती हैं गिलगित, लद्दाख और बल्तिस्तान जो होती हैं वो सिख रूल के अंडर आती है। वो सिख रूल के अंडर कैसे आती है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं वो अभी इस टाइम पीरियड पे जो होते हैं वो रंजीत सिंह की आर्मी के अंडर होते हैं, आर्मी में होते हैं। महाराजा गुलाब सिंह की अगर हम बात करें तो 1808 में बैटल ऑफ गुमट हुई थी। तो 1809 में रंजीत सिंह उनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को अपनी आर्मी में ले लिया था। और 17 जून 1822 कि अगर हम बात करें तो महाराजा जो गुलाब सिंह थे वो जम्मू रीजन के एम्परर घोषित हुए थे। और उनको एम्परर घोषित किन्होंने किया था, रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को महाराजा घोषित किया था जम्मू रीजन का। तो गुलाब सिंह के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है। अब अगर रंजीत सिंह की बात करें तो रंजीत सिंह जो पहले राजा हुआ करते थे वो बड़ी सारी शादियां करते थे ताकि उनका जो तख्त है वो उन्हीं की फैमिली में रहे, वो ये जो तख्त जिन पे वो रूल करें वो उन्हीं की फैमिली में रहे। तो उनकी जो लास्ट वाइफ थी जो रंजीत सिंह की, उनका नाम था रानी जिंद और जिंदन कौर। कहीं कहीं पे जिंद लिखा होता है और कहीं कहीं पे जिंदन कौर पढ़ने को मिलता है। तो उनकी जो लास्ट वाइफ थी रानी जिंदन कौर थी, तो उनका जो बेटा था उसका नाम था दुलीप सिंह का। ये किनका बेटा था, रंजीत सिंह, और उनकी लास्ट वाइफ का बेटा था, ये आपने याद रखना है, रानी जिंदन कौर का बेटा था दुलीप सिंह।
ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हम आपको बाद में आगे बताएंगे, क्योंकि बाद में दुलीप सिंह भी एम्परर एज अ एम्परर रूल करते हैं। और रंजीत सिंह की जो डेथ होती है वो 1839 में हो जाती है। और जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो आफ्टर रंजीत सिंह उनके बाद कौन रूल करते हैं कश्मीर पे? उनके जो बेटे होते हैं उनके जो बेटे होते हैं खड़क सिंह होते हैं, उनका नाम खड़क सिंह होता है, वो रूल करते हैं रंजीत सिंह के बाद में। और खड़क सिंह भी इतनी देर रूल नहीं कर पाते, वो 1839 में ही उनकी डेथ हो जाती है। 1839 में ही वो राजा बनते हैं और 1839 में ही उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के बाद क्या होता है कि प्रिंस नवनिहाल सिंह आते हैं जो कि खड़क सिंह के बेटे होते हैं। प्रिंस नवनिहाल सिंह कौन होते हैं? खड़क सिंह के बेटे होते हैं। और उनके बाद वो रूल करते हैं और उनका रूल भी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। 1839 से 1840 तक वो रूल करते हैं कश्मीर पे और उसके बाद भी उनकी भी डेथ हो जाती है। अब उनके बाद आती हैं चांद कौर जो होती हैं वो डॉटर इन लॉ ऑफ रंजीत सिंह होती हैं, यानी कि खड़क सिंह की वाइफ होती हैं वो, और नवनिहाल सिंह की मदर होती हैं वो। ये कश्मीर पे रूल करती हैं लेकिन टेम्प्ररी करती हैं, टेम्प्ररी बेसिस क्वीन होती हैं ये क्यों होती हैं टेम्प्ररी बेसिस? क्योंकि जो नवनिहाल सिंह होते हैं जिनकी बाद में डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं। वो उनकी वाइफ का नाम होता है साहिब कौर जो होती हैं, साहिब कौर कौन होती हैं? वाइफ ऑफ नवनिहाल सिंह। ये प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पीरियड पे। तो चांद कौर जो होती हैं जब तक इनका बेबी नहीं हो जाता है तब तक जो है रूल मैं करूँगी कि ये किंगडम मैं संभालूँगी। और फिर क्या होता है जब उनकी बीवी को, नवनिहाल सिंह की बीवी को बेटा तो होता है लेकिन वो जो बेबी होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। तो इसी के साथ इनका रूल भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो उनके बाद आते हैं फिर शेर सिंह आते हैं। शेर सिंह जो होते हैं वो 1841 से 1843 तक रूल करते हैं कश्मीर में। और शेर सिंह के बाद शेर सिंह कौन होते हैं? शेर सिंह भी रंजीत सिंह के बेटे होते हैं। पहले बेटे थे ना, पहले जिन्होंने रूल किया वो भी रंजीत सिंह के बेटे थे, खड़क सिंह थे, उनकी आगे फैमिली ने रूल किया। फिर उसके बाद फिर से रंजीत सिंह के बेटे आए शेर सिंह, उन्होंने कश्मीर पे रूल किया। और शेर सिंह भी बाद में मर्डर हो जाते हैं, उनका भी कोई मर्डर कर देता है और 1843 में वो उनका कोई मर्डर कर देता है। और उनके बाद आते हैं दुलीप सिंह। अब दुलीप सिंह जो होते हैं वो भी रंजीत सिंह के बेटे होते हैं। हमने आपको पहले बताया था ना कि लास्ट वाइफ जो होती हैं रंजीत सिंह की, रानी जिंदर जिंदन कौर, ये उन्हीं के बेटे होते हैं। और यहाँ पे ये रूल करते हैं शेर सिंह के बाद। इनका रूल रहता है 1843 टू 46 तक। लेकिन जो दुलीप सिंह जो होते हैं वो रंजीत सिंह के बेटे होते हैं और लास्ट वाइफ उनकी जो होती है जिंदन कौर, उनके भी बेटे होते हैं, उनके और उनके बेटे होते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि दुलीप सिंह जो होते हैं वो 1838 में उनका बॉर्न हुआ होता है, वो पैदा 1838 में हुए होते हैं। लेकिन जब उनको एम्परर घोषित किया जाता है तो वो सिर्फ 5 साल के होते हैं, 5 years old होते हैं वो। और अभी बहुत छोटे होते हैं तो वो क्या किंगडम संभालेंगे, इसीलिए उनकी जगह पे टेम्पररी बेसिस पे, उनके बड़े होने तक टेम्पररी बेसिस पे क्या होता है कि जो जिंदन कौर होती है वो टेम्पररी बेसिस पे क्वीन बन जाती हैं, वो किंगडम संभालने लगती हैं। क्योंकि रंजीत सिंह की तो डेथ हो गई होती है और बेटा भी छोटा होता है तो वो किंगडम संभालती हैं, वो टेम्पररी बेसिस पे क्वीन रहती हैं। तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है कि हरी सिंह डोगरा को वो एज अ वज़ीर अपॉइंट करती हैं। हरी सिंह डोगरा उनके एज अ वज़ीर रहते हैं, जो कि 1844 में वो भी मर्डर कर दिए जाते हैं, उनका भी मर्डर हो जाता है। और फिर हरी सिंह डोगरा के बाद जो आते हैं वो न्यू वज़ीर आते हैं जवाहर सिंह, उनका नाम होता है जवाहर सिंह। न्यू वज़ीर जवाहर सिंह आते हैं। और जवाहर सिंह कौन होते हैं? जवाहर सिंह जो होते हैं वो ब्रदर होते हैं रानी जिंदन कौर के, यानी कि ये जो दुलीप सिंह है इनकी जो अम्मी हैं, इनकी जो मदर हैं रानी जिंदन कौर, उनके ब्रदर होते हैं जवाहर सिंह। ये आते हैं नेक्स्ट वज़ीर। फिर जब इनकी भी डेथ हो जाती है 1845 में इनकी डेथ हो जाती है
ब्रदर, ये रानी जिंदन कौर के ब्रदर की 1845 में डेथ हो जाती है। कि इनकी जवाहर सिंह की डेथ हो जाती है 1845 में। उनके बाद जो नेक्स्ट वज़ीर आते हैं वो आते हैं लाल सिंह, और कमांडर जो रहते हैं उस टाइम पे आर्मी के वो होते हैं तेजा सिंह। ये दो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दो नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आगे जाके हमें पता चलेगा, इसलिए ये आपको याद रखने हैं कि नेक्स्ट वज़ीर होते हैं लाल सिंह। जवाहर सिंह के बाद नेक्स्ट वज़ीर होते हैं लाल सिंह, और कमांडर ऑफ़ द फोर्सेस आर्मी के उस टाइम पे कमांडर कौन रहते हैं? तेजा सिंह। और फाइनली जो लास्ट सिख गवर्नर हमारे रहते हैं, लास्ट सिख गवर्नर जो रहते हैं 1845 में, वो होते हैं शेख इमामुद्दीन। ये होते हैं लास्ट गवर्नर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट सिख गवर्नर कौन रहते हैं? शेख इमामुद्दीन। अब अगर हम बात करें 1845 टू 1846 की, तो 1845 टू 1846 के बीच में फ़र्स्ट एंग्लो सिख वार होती है। हमने आपको बताया था ना पहले कि 1809 में जो एक ट्रीटी साइन होती है, 25 अप्रैल 1809 में ट्रीटी साइन होती है, अमृतसर ट्रीटी, जिसको जो होती है ब्रिटिशर्स और सिख्स के दरमियान। सिख के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकैल्फ के दरमियान ये ट्रीटी साइन होती है। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी क्या होता है? इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो कि रिवर सतलुज होता है और उसकी जो नॉर्थ साइड होती है वो रंजीत सिंह की होती है, मतलब वहाँ पे सिख रूल होता है। और साउथ साइड जो होती है वो ब्रिटिशर्स की होती है। ब्रिटिशर्स ने कहा होता है कि आप नॉर्थ साइड नहीं आना, और हम साउथ साइड ब्रिटिशर्स ने ये कहा होता है कि आप साउथ साइड नहीं आना और रंजीत सिंह को, और हम जो है वो नॉर्थ साइड नहीं आएंगे। ये ट्रीटी हुई होती है। लेकिन ये जो ट्रीटी होती है ये ब्रेक हो जाती है 1845 टू 1846 के दरमियान जो है ये ट्रीटी जो है ये ब्रेक हो जाती है। और यही ट्रीटी जो है वो रीज़न बनती है फ़र्स्ट एंग्लो सिख वार की। ये जब ट्रीटी ब्रेक हो जाती है तो सिख्स और ब्रिटिशर्स के बीच में एक वॉर होती है। उस वॉर को नाम दिया जाता है वो वॉर होती है फ़र्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है। और ये फ़र्स्ट एंग्लो सिख वार कब होती है? दुलीप सिंह के टाइम पीरियड पे होती है। और उस टाइम पीरियड पे ये वॉर कौन लड़ रहे होते हैं? किन के दरमियान ये वॉर होती है? सिख्स और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। लेकिन सिख की तरफ से कौन लड़ रहा होता है इस वॉर को? सिख की तरफ से जो होते हैं उनके वज़ीर जो होते हैं लाल सिंह, और कमांडर उनकी आर्मी के जो कमांडर होते हैं तेजा सिंह, वो लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। अब जो सिख होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो बहुत वीक होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? डिफ़ीट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के हाथों, उनकी शिकस्त हो जाती है, वो हार जाते हैं। और ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो उनके बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर ये कब होती है? 8 मार्च 1846 में ये ट्रीटी होती है। और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जो होती है ये होती है दुलीप सिंह और सर हेनरी हार्डिंग के बीच में, सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। और सिखों के रिप्रेजेंटेटिव तब दुलीप सिंह होते हैं, उस टाइम पे रूल्स दुलीप सिंह कर रहे होते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के होते हैं सर हेनरी हार्डिंग। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कुछ शराइत रखी जाती हैं। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ये शराइत रखी गई कि 1 करोड़ रुपया उनसे ब्रिटिश बोलते हैं आप हमें 1 करोड़ रुपया दो, क्योंकि वॉर के दौरान आपकी वजह से ये वॉर हुई और आपकी वजह से ट्रीटी टूटी, वॉर हुई और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप हमें 1 करोड़ रुपया दोगे। और सेकंड पॉइंट इसमें आता है जैसे कि जलंधर दोआब। जलंधर दोआब जो होता है वो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि वो भी हमारे अंडर जाएगा। दोआब मीन्स दो मीन्स टू, नाब मीन्स वाटर। अब जलंधर दोआब जो जगह होती है वो लैंड बिटवीन 2 वाटर्स होती है, ब्यास एंड सतलुज के बीच की जगह होती है। अब वो कहते हैं ब्रिटिशर्स कि ये जो जलंधर दोआब है ये हम इस पर हमारा रूल रहेगा, ये हमारे अंडर आएगा। और एक और पॉइंट होता है इस ट्रीटी का, एक और शराइत होती है, वो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि दुलीप सिंह को आप एज एन एम्परर रूल कर सकते हैं। वो उनको इजाज़त दे देते हैं कि आप एज एन एम्परर रूल कर सकते हैं, दुलीप सिंह एज एन एम्परर रूल कर सकते हैं, और जिंद कौर जो होती हैं वो एज ए रीजेंट रूल कर सकती हैं।
लेकिन एक और जो पॉइंट आता है, लेकिन ये रूल कर सकती हैं, लेकिन जो उनके जो दरबार, उनका जो दरबार होगा, सिख दरबार जो होगा, उनमें सिखों की जो आर्मी होगी उसको रिड्यूस कर दिया जाए। ये शराइत रखते हैं ब्रिटिशर्स के सिखों की आर्मी को रिड्यूस किया जाए और उनमें ऐड की जाए ब्रिटिशर्स आर्मी, ब्रिटिश की आर्मी उनमें सिख दरबार में ऐड की जाए, जो कि एज़ कम्पेयर टू सिख आर्मी ज़्यादा हो। ये भी शराइत एक रखी जाती है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ट्रीटी ऑफ लाहौर के अकॉर्डिंग, ये आपने याद रखना है। और ये शराइत रखी जाती है। फिर एक और शराइत रखी जाती है जो कि ये रखी जाती है कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमारा आपके दरबार में हमारा एक रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट वो उस टाइम पे क्या काम किया करते थे, यानी कि जो कोर्ट वगैरह के डिसीजंस होते थे वो रेजिडेंट की कंसल्टेशन से हो, यानी कि रेजिडेंट की सलाह मशवरे से जो है उनके कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएं। और ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमारा जो हम एक रेजिडेंट रखेंगे आपके दरबार में, और वो किसको रखते हैं रेजिडेंट, सर लॉरेंस जो होते हैं वो फर्स्ट रेजिडेंट रहते हैं, सर लॉरेंस, ये नेम आपने याद रखना है, सर लॉरेंस जो है फर्स्ट रेजिडेंट रहते हैं। तो अब ये ट्रीटी की ये जो शराइत होती हैं, ये जो दुलीप सिंह होते हैं ये शराइत मान तो जाते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं 1 करोड़ रुपया देने से। वो कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो 1 करोड़ रुपया ये हम नहीं दे पाएंगे। तो उसी दौरान क्या होता है, जब वो 1 करोड़ रुपया नहीं दे पाते हैं, ट्रीटी साइन होने से पहले वो ये कह देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, गुलाब सिंह आते हैं। अब गुलाब सिंह आते हैं और गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि ब्रिटिशर से कहते हैं कि आप मेरे साथ एक ट्रीटी साइन करो, और वो 75 लाख देते हैं ब्रिटिशर्स को। अब इनके ब्रिटिशर्स को 75 लाख देते हैं और क्या करते हैं, ये ख़रीद लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। गुलाब सिंह ख़रीद लेते हैं ब्रिटिशर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 75 लाख रुपीज़ में। राजा गुलाब सिंह जो होते हैं, और ये ब्रिटिशर्स और राजा गुलाब सिंह के बीच में जो ट्रीटी हुई होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, वो ट्रीटी जो होती थी 1809 में वो अलग ट्रीटी थी और ये अलग ट्रीटी थी। ये ट्रीटी जो हुई थी ये 16 मार्च 1846 में हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 हुई थी। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये था कि इस ट्रीटी को साइन किया गया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये था कि गुलाब सिंह ने 75 लाख में ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है अपने अंडर कर लिया है, यानी कि उसे ख़रीद लिया है। ये ट्रीटी थी। अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो है फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कौन रहते हैं, महाराजा गुलाब सिंह। और वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बाउंड्रीज़ की डेमोकेशन उनके टाइम पीरियड पे होती है, उनको डेमोकेट करते हैं, बाउंड्रीज़ को डेमोकेट करते हैं, इसीलिए उनको फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। और महाराजा जो गुलाब सिंह होते हैं वो कब पैदा हुए होते हैं, 17 अक्टूबर 1792 में उनका जो जन्म हुआ होता है वो 17 अक्टूबर 1792 में हुआ होता है। ये था हमारा आज का सिख रूल। और इसके बाद हमारा आएगा डोगरा रूल, जो कि गुलाब सिंह से शुरू होगा। अब गुलाब सिंह ने ख़रीद लिया है सब कुछ, अब उनके अंडर है सब कुछ, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब गुलाब सिंह के अंडर है और कश्मीर पे भी रूल गुलाब सिंह का रहेगा। तो इसी के साथ हमारा स्टार्ट होगा गुलाब सिंह का रूल, डोगरा रूल, और यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सिख रूल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। और इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रही हो या कोई भी क्वेरीज़ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, थैंक यू।